हाँ, आज हम विनियोग के कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के संबंध में प्रविष्टियाँ तो कर ही रहे हैं, एंट्रीज तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि फॉर्मेट में किस प्रकार से हम सभी खर्चों को और इंटरेस्ट को कब घटाया जाता है और कब बढ़ाया जाता है या कब जोड़ा जाता है। तो आपके सामने फॉर्मेट है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कम इंटरेस्ट, अगर हमने कोई प्रतिभूति ब्याज सहित खरीदी है तो ऐसी स्थिति में हमारा फॉर्मेट बता रहा है परचेज प्राइस माना एक्चुअली परचेज प्राइस ज़रूरी नहीं फेस वैल्यू हो, ये फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर हमने 10 सिक्योरिटी खरीदी है और वह 100 रुपये वाली है और 103 के हिसाब से मिली है तो उसका परचेज प्राइस हो जाएगा 1030, अर्थात 10 इंटू 103 से गुणा कर दिया जाएगा। उसके बाद में ब्रोकरेज की जो रेट दी हुई है वह ब्रोकरेज ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में जितना भी ब्रोकरेज दिया है उसमें 18% हम GST ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कम इंटरेस्ट में एक्चुअल पेमेंट। पूरा हमें ये पेमेंट करना है। लेकिन यदि कम इंटरेस्ट है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि इसमें सिक्योरिटी में ब्याज जुड़ा हुआ है, तो उसको लेस कर दिया जाएगा और लेस उतना ही ब्याज को करना है जितना कि वास्तव में पिछले ब्याज के भुगतान की तिथि से परचेज करने वाली तिथि तक जितना भी समय हो उतने ब्याज को हमको लेस करना है। जैसे 30 सितंबर को भुगतान किया गया है ब्याज का कंपनी के द्वारा और हम नवंबर में खरीद रहे हैं, तो 2 महीने का ब्याज हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ब्याज लेस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको वास्तव में कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी कहेंगे। तो एक्चुअल पेमेंट ऊपर आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी नीचे आ जाएगा। उसमें से कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी इसलिए नीचे आया क्योंकि उसमें से हमने इंटरेस्ट घटाया है। इसी प्रकार से यदि एक्स इंटरेस्ट है, अर्थात हमने कोई ब्याज रहित प्रतिभूति खरीदी है, तो उसका भी फॉर्मेट आपके सामने है। परचेज प्राइस ठीक वैसे ही जैसे 10 शेयर खरीदे हैं या 10 सिक्योरिटी खरीदी है और 103 रुपये की प्रति है या 98 की है, तो यदि 98 की तो 98 इंटू 10 इजिकल टू 980 हो जाएगा। अगर 103 की है तो 10 इंटू 103 इजिकल टू 1030 हो जाएंगे। इसमें ब्रोकरेज ऐड करना है, 18% GST ऐड करना है। तो ये जब तीनों जुड़ जाएंगे तो अब यहाँ पे जो टोटल आएगी उसको कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी कहेंगे। एक्स इंटरेस्ट माना ब्याज रहित है, तो ब्याज रहित में जो टोटल हुई है कॉस्ट, और इसमें हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। वही इंटरेस्ट जो 2 महीने का जिस दिन का ब्याज कंपनी के द्वारा भुगतान किया गया से लेकर के डेट ऑफ परचेज तक का ब्याज, वह 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। यदि हमने 30 नवंबर को ख़रीदा है और कंपनी ने 30 सितंबर को पेमेंट कर चुकी है तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का ब्याज जो होगा वह ऐड कर दिया जाएगा और उसको इस तरीके से लिखा जाएगा इंटरेस्ट पे टू वेंडर टू अप टू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी में इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा तो वह टोटल पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से कम इंटरेस्ट सिक्योरिटी एंड एक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी में हमको इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। इसी प्रकार से विक्रय के संबंध में यदि किया जाए कि हमने कोई भी सिक्योरिटी ब्याज सहित बेची है तो ऐसी स्थिति में हमारी जो कैलकुलेशन होगी, सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस है लेस कर देंगे ब्रोकरेज और उसमें 18% जो भी आपका GST बनता है। तो एक्चुअल में इन सेलिंग प्राइस में से ये दोनों लेस कर दिए तो जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वह एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। उसके बाद में यदि हम कंपनी से ऑलरेडी 30 सितंबर को ब्याज प्राप्त कर चुके हैं और हम नवंबर में बेच रहे हैं तो 2 महीने का ब्याज जो है वह घटा दिया जाएगा, जिसको कहते हैं एक्रूअल इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये घटाने के बाद में जो नेट आएगा, नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी या नेट सेलिंग वैल्यू आ जाएगी। तो जब कभी एंट्री करेंगे तो हमें नेट सेलिंग वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, इंटरेस्ट की आवश्यकता पड़ती है और एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट की पड़ती है। इसी प्रकार से यदि हमने ब्याज रहित प्रतिभूतियों का विक्रय किया है तो ऐसी स्थिति में भी हमारे सामने फॉर्मेट में दे रहा है सेलिंग प्राइस लेस ब्रोकरेज लेस 18% GST नेट सेलिंग प्राइस, और यदि एक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी सेल की है तो इंटरेस्ट हमारा होना हो जाएगा इसमें ऐड। तो ये इस प्रकार से अब आपके परसों भी मैंने आप लोगों को एंट्रियाँ बताई थी
एक बार और एंट्री आपके सामने रख रही हूँ और वह आपके सामने नोट्स के रूप में आ रही है और मैं उनको भी समझाती हूँ इस फॉर्मेट के आधार पर। हाँ, ये आपके सामने एंट्रीज हैं। अब एंट्री जो होती हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द परचेजर की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए। तो सबसे पहली एंट्री जब परचेज किया जाएगा तो आपके सामने दिए हुए हैं जो नोट्स में एंट्री बन जाएगी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंतर्गत जो एक्चुअल कॉस्ट आई थी उसे लिखना है और इंटरेस्ट में वह 2 महीने का ब्याज लिखना है और टोटल पेमेंट में इन दोनों को डेबिट को ऐड करते हुए टू बैंक करना है। तो जैसे कि हम कम इंटरेस्ट वाला फॉर्मेट में चलें तो उसमें आपको दिया हुआ है कि एक्चुअल पेमेंट सबसे ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है तो वह टू बैंक हो जाएगा। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वह इंटरेस्ट में चला जाएगा और लास्ट में मैंने लिखा था फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जब कभी हमने अब सिक्योरिटी का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद में हमने खरीद ली है तो दूसरी बार हमको जब इंटरेस्ट मिलेगा वह 31 मार्च को मिलेगा। तो 31 मार्च को पूरा का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो वह इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के अंत में जब तक हमारे पास सिक्योरिटी रहेगी तब तक प्रत्येक वर्ष के अंत में हम इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो थर्ड एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इसी प्रकार से बुक्स ऑफ वेंडर की बुक में क्या होगा, यदि किसी वेंडर ने विथ इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी सेल की है तो पहली एंट्री हो जाएगी ऑन द सेल, क्योंकि वेंडर को नेचुरली कैश मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और टू इंटरेस्ट हो जाएगा। ये विथ है या एक्स है या कम इंटरेस्ट है, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपके सामने अमाउंट आ जाएंगे। इसके बाद में वर्ष के अंत में अकॉर्डिंग टू वर्ष के अंत में हमें P&L में ट्रांसफ़र करना होता है जो हमें इस सिक्योरिटी को बेचने से लाभ हुआ है या हानि, क्योंकि ये वेंडर है तो जब सिक्योरिटी खरीदी होगी तो उसका क्या मूल्य रहा होगा और जब बेची होगी तो उसका क्या मूल्य रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो वह अकॉर्डिंग टू AS 13 के अंतर्गत हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो यदि प्रॉफिट हुआ है तो ऐसी स्थिति में पर्टिकुलर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L हो जाएगा और यदि लॉस हुआ है तो P&L अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस प्रकार से यदि हमारे पास 2 या 3 तरह की है ना सिक्योरिटी थी और उनको बेचा गया या ख़रीदा गया या इस तरह से ट्रांजैक्शन हुए हैं तो एक्चुअल में वास्तव में है ना वर्ष के अंत में हमें ये इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करना पड़ता है और इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो हमें लास्ट में एंट्री करनी पड़ती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ और मैं फॉर्मेट में बता रही थी कि है ना जो जैसे कि लास्ट एंट्री जो थी कि हमें लाभ सिक्योरिटी को सेल करने से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो पुनः फॉर्मेट में मैं ले चलती हूँ। इसमें मैंने लिखा है नेट सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी और उससे लाभ हो रहा है या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कर दिया है। तो एक्चुअल में वास्तव में हमने जो सेलिंग प्राइस पे उसे बेचा है वह प्राइस आ जाएगा, उसमें से जब हमने लास्ट टाइम जब ख़रीदा था तब इसकी क्या कॉस्ट रही थी और कॉस्ट जैसे कि हम जैसे दिखाते हैं, जैसे मैं पहले फॉर्मेट में ही चल रही हूँ उसमें दे रहा है कम इंटरेस्ट में सबसे लास्ट में दे रहा है कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी में जैसे सपोज करते हैं 12,000 रुपये हैं तो 12,000 रुपये हमारी कॉस्ट है और हमारे अभी नेट सेलिंग प्राइस में यदि हम इसको बेच रहे हैं तो वह 12,050 रुपये में बिक रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपये। अच्छा, एक बात और आती है हमारे
सामने कि एक्रूल इंटरेस्ट। एक्रूल इंटरेस्ट एक्चुअली क्या है कि कभी भी कंपनियां जो होती है वह ब्याज का भुगतान है ना 31 मार्च को या 30 सितंबर को करती है, अर्थात वर्ष में 2 बार करती है, 31 मार्च और 30 सितंबर। अब हमारी यदि फाइनेंशियल बुक 31 दिसंबर या 30 सितंबर को बंद हो रही है तो किसी प्रकार का एक्रूल बचेगा नहीं और हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। लेकिन यदि हमारी कंपनी 31 दिसंबर को बंद हो रही है, हमारी कंपनी नहीं बंद हो रही है, कंपनी की बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स जो हैं या फाइनल ईयर जो हमारा है वह 31 दिसंबर को बंद हो रहा है, तो 30 सितंबर के बाद में हमारे पास जो इंटरेस्ट एक्रूड हो जाता है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद में अगले वर्ष हमको 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा, तो 30 सितंबर के बाद में जो 4 महीने का इंटरेस्ट है, 4 महीने नहीं, सॉरी 3 महीने का इंटरेस्ट, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा। ये एक्रूड इंटरेस्ट एक्चुअल में हमें बैलेंस शीट के अंतर्गत दिखाना होता है और इस प्रकार से इसकी सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। थैंक यू।